वेलकम एवरीवन। मॉर्निंग न्यूज के इस सेशन में आपका स्वागत है। मैं विपिन शर्मा आज फिर से हाजिर हूँ आपके सामने लेकर के आज के समाचार पत्रों में छाई हुई मुख्य मुख्य खबरें। तो करते हैं शुरू। आज की पहली खबर है, प्रदेश को मिलेंगे 71 नए राजकीय डिग्री कॉलेज, होंगी बम्पर भर्तियां। खबर है उत्तर प्रदेश से। 71 प्राचार्य, 1136 सहायक आचार्य, 1349 कार्मिकों की होगी भर्ती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य उच्च शिक्षा को मजबूत करने के लिए शुक्रवार को 2 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसके अंतर्गत 71 नवनिर्मित निर्माणाधीन महाविद्यालयों को राजकीय महाविद्यालय के रूप में संचालित करने का फैसला लिया गया है, जबकि बिजनौर जिले में निजी क्षेत्र में विवेक विश्वविद्यालय के गठन को मंजूरी प्रदान की गई है। महाकुंभ के लिए अगली खबर है। महाकुंभ के लिए देश विदेश में होगा रोड शो। मंत्रिपरिषद की जो बैठक हुई है उसमें महाकुंभ 2025 के लिए देश के तमाम बड़े शहरों और विदेशों में भव्य रोड शो आयोजन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा महाकुंभ के लिए 220 वाहनों की खरीद का भी निर्णय ले लिया गया है। आगे खबर है, सेना भर्ती देखने वाले युवाओं के लिए प्रादेशिक सेना भर्ती को यूपी बिहार के अभ्यर्थियों के लिए अलग से कैलेंडर जारी हो चुका है। पिथौरागढ़ में चल रही प्रादेशिक सेना भर्ती में अब यूपी और बिहार के युवा यहां शामिल नहीं हो सकेंगे। इन दोनों राज्यों के युवाओं को बिहार, मध्य प्रदेश जाकर भर्ती रैली में शामिल होना होगा। इन दोनों राज्यों के युवाओं के लिए अलग से भर्ती कैलेंडर जारी कर दिया गया है। रैली में उत्तराखंड के साथ यूपी बिहार के युवाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। रक्षा विभाग के जनसंपर्क अधिकारी देहरादून लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष ने बताया, भारी भीड़ के चलते यूपी और बिहार के उम्मीदवारों को जिलेवार अलग अलग भर्ती कैलेंडर जारी किया गया है। तो कैलेंडर में आप देख सकते हैं, रेजिमेंटल सेंटर दानापुर बिहार में ये 3 दिसंबर को होगी। दरभंगा, पूर्णिया, किशनगंज और गोपालगंज में 4 दिसंबर को, पूर्वी चंपारण, शिवहर, जमुई और नालंदा में 5 दिसंबर को, मुजफ्फरपुर, अरवल, सहरसा और रोहतास में 6 दिसंबर, मधुबनी, मधेपुरा, लखीसराय और बेगूसराय, 7 दिसंबर को गया, जहानाबाद, बांका, कटिहार और सीतामढ़ी में, 8 दिसंबर को समस्तीपुर, मुंगेर, नवादा और सीवान में, 9 दिसंबर को कैमूर, सुपौल, भागलपुर, वैशाली में, 10 दिसंबर पटना, शेखपुरा, बक्सर और अररिया में, 11 दिसंबर को पश्चिम चंपारण, बेतिया, खगड़िया और भोजपुर है, सारण है, औरंगाबाद है। तो अगर आप भर्ती देख रहे हैं सेना में तो जाकर के इन स्थानों पर अपना अवसर आजमा सकते हैं। आगे खबर है, यूपी बोर्ड परीक्षा से पहले अब ऑनलाइन इम्तिहान होने वाला है। कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों की दिसंबर में होगी ऑनलाइन परीक्षा। ऑनलाइन परीक्षा में सिर्फ गणित और विज्ञान से पूछे जाएंगे प्रश्न। शिक्षकों का पंजीकरण जो है वो 25 तक होगा। परीक्षा के लिए प्रधानाचार्य और शिक्षक 25 नवंबर तक पंजीकरण करा सकते हैं। विद्यार्थियों का पंजीकरण 26 से 30 नवंबर तक gov.embi/uttarpradesh/student/in&hi पर होगा। घर से भी दे सकेंगे परीक्षा। ऑनलाइन परीक्षा विद्यार्थी घर से भी दे सकेंगे। विद्यार्थी विद्यालय परिसर स्थित कंप्यूटर लैब अथवा घर में उपलब्ध उपकरणों के माध्यम से परीक्षा दे सकेंगे। सभी विद्यालय के संबंधित विषय के शिक्षकों की जिम्मेदारी होगी कि उनके विषय के सभी विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हों। बोर्ड पूरे प्रदेश में सूबे के राजकीय विद्यालयों का प्रदर्शन सुधारने की कवायद राज्य परियोजना कार्यालय ने शुरू कर दी है। यूपी बोर्ड परीक्षा से पहले कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्र छात्राओं को पहली बार ऑनलाइन परीक्षा देनी होगी। गणित और विज्ञान विषय की ऑनलाइन परीक्षा होगी। यह परीक्षा 12 दिसंबर से प्रस्तावित है। इसके बाद रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा। कमजोर विद्यार्थियों की 1 माह बाद फिर से परीक्षा कराई जाएगी। इस संबंध में अपर राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा माध्यमिक ने सभी डीआईओस को पत्र जारी कर निर्देश दे दिया है। कार्यक्रम जो रहेगा वो कार्यक्रम आपके सामने है। 12 दिसंबर को कक्षा 9 व 10 की गणित, कक्षा 11-12 की भौतिक विज्ञान, 13 दिसंबर को कक्षा 9-10 की विज्ञान, कक्षा 11-12 की रसायन विज्ञान, चौदह दिसंबर को कक्षा 11-12 गणित व जीव विज्ञान, 15 दिसंबर को कक्षा 11-12 आईआईटी, जेईई और नीट की परीक्षा होगी। आगे है, व्हाट्सएप ने किया बदलाव, वॉइस मैसेज भी पढ़ सकेंगे। व्हाट्सएप ने यूजर्स को दी नई सुविधा, टेक्स्ट में बदल जाएगा वॉइस मैसेज। क्या है खबर, कई बार शोर शराबे वाली जगहों पर होने के कारण आपको व्हाट्सएप के वॉइस मैसेज को सुनने में दिक्कत होती होगी, लेकिन यह समस्या दूर होने वाली है। अब आप व्हाट्सएप के वॉइस मैसेज को पढ़ सकेंगे। व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स के लिए वॉइस मैसेज ट्रांसक्रिप्शन फीचर पेश किया है। यह फीचर जो होगा इससे यूजर्स की ऑडियो मैसेज को टेक्स्ट में बदलकर आसानी से पढ़ने की सुविधा मिल सकेगी। इसमें प्राइवेसी का भी ध्यान रखा गया है। अब देखते हैं किस तरह से ये फीचर काम करेगा। सबसे पहले व्हाट्सएप ओपन कर सेटिंग्स और चैट पर जाएं। चैट पर ही वॉइस मैसेज ट्रांसक्रिप्शन का ऑप्शन मिलेगा। वॉइस मैसेज ट्रांसक्रिप्शन को
आसानी से ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसमें भाषा का भी चयन कर सकेंगे। वॉइस मैसेज को लंबे समय तक दबाकर रखें। ट्रांसक्रिप्शन पर टैप कर वॉइस नोट की ट्रांसक्रिप्ट तैयार करें। शिक्षक कर्मचारियों का जीपीएफ भुगतान व एनओसी में भी अब मानव संपदा पोर्टल पर 4 और मॉड्यूल जोड़े गए। रोकेगा शिक्षकों कर्मचारियों का शोषण। बेसिक शिक्षा विभाग अपने यहाँ विभिन्न प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने के लिए कई व्यवस्थाएं मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन कर रहा है। इसके तहत शिक्षक कर्मचारियों का जीपीएफ भुगतान, विभिन्न प्रकार की अनापत्ति, वेतनमान आदि की प्रक्रिया भी अब ऑनलाइन मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से होगी। बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसार परिषद के अधीन चल रहे विद्यालयों के शिक्षकों व कर्मचारियों के लिए मानव संपदा पोर्टल पर 4 मॉड्यूल जोड़े गए हैं। शासन की ओर से इनके प्रयोग के लिए अनुमोदन कर दिया गया है। इसके अनुसार परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों कर्मचारियों की भविष्य निधि से पैसा निकालने, विभिन्न प्रकार की एनओसी इसी पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। विधवा पुत्री की अनुकंपा नियुक्ति पाने की हकदार होगी। हाईकोर्ट ने कहा, विवाहित या विधवा के आधार पर दावे को खारिज नहीं कर सकते। बीएसएनएल के मृत कर्मचारी की विधवा पुत्री की याचिका पर यह फैसला आया है। कोर्ट ने कहा है कि कानूनी व्यवस्था के तहत विधवा पुत्री भी पुत्री की श्रेणी में आती है। ऐसे में बीएसएनएल याची की अनुकंपा नियुक्ति की अर्जी पर गौर करने से महज इस आधार पर इनकार नहीं कर सकते कि पिता की मृत्यु के समय में विधवा पुत्री थी। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकारी के आदेश को भी रद्द कर दिया है। आगे खबर है, उत्तर प्रदेश से सिंचाई विभाग में 335 सींचपालों के प्रमोशन से जिलेदार बनने का रास्ता साफ हो चुका है। यूपी बोर्ड ने जारी किया डिबार किए गए विद्यालयों की सूची को। प्रयागराज में 43 स्कूल परीक्षा केंद्र बनाने के लिए किए गए हैं प्रतिबंधित। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा के डिबार किए गए स्कूलों की सूची जारी हो गई है। इसमें मेरठ जनपद का कोई स्कूल शामिल नहीं है, लेकिन मेरठ मंडल के अन्य जनपदों के 6 स्कूल डिबार किए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की 2025 की बोर्ड परीक्षाएं 24 फरवरी से शुरू होंगी। अब परीक्षा केंद्रों को अंतिम रूप देने का कार्य चल रहा है। परिषद ने 2025 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए डिबार किए गए स्कूलों की सूची जारी कर दी है। मेरठ डीआईओएस कार्यालय को भेजी गई सूची में मेरठ जनपद का कोई विद्यालय शामिल नहीं है, जबकि यूपी बोर्ड के मेरठ क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत आने वाले जिलों में आगरा में 14, फिरोजाबाद में 4, हाथरस व मैनपुरी में 1-1, मथुरा में 2, एटा में 5 स्कूल डिबार किए गए हैं। सबसे ज्यादा अलीगढ़ में 32 स्कूल डिबार हुए हैं। सहारनपुर जनपद में 3, बागपत व बुलंदशहर में 1-1 और गौतम बुद्ध नगर जिले में 4 स्कूल डिबार किए गए हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा 43 स्कूल प्रयागराज में परीक्षा केंद्र बनाने के लिए प्रतिबंधित किए गए हैं और इन स्कूलों को 2 से 4 वर्ष तक परीक्षा केंद्र बनाने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। डिबार किए गए स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाने पर संबंधित जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षकों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। आगे खबर है, स्काउट गाइड कोटे के तहत रेलवे विभाग करेगा नियुक्ति। उत्तर मध्य रेलवे खेल कोटे की नियुक्ति पर अनिश्चितता के बादल हैं। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा स्काउट गाइड कोटे के तहत 8 पदों पर नियुक्ति करेगा। इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हालांकि खेल कोटे के तहत की जाने वाली भर्ती का ऐलान न होने से तमाम खिलाड़ियों को रेलवे ने बड़ा झटका भी दिया है। इंटर प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन 20 दिसंबर तक है। खबर है आपके लिए बिहार पटना से। इंटर पास छात्र छात्राएं प्रोत्साहन राशि के लिए 20 दिसंबर तक आवेदन कर सकती हैं। मौजूदा वर्ष के साथ साथ पिछले 2 वर्षों की छात्राओं को भी योजना का लाभ मिलेगा। इसमें छोटी छात्राओं को भी राहत दी गई है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान के तहत मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट उत्तीर्ण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विभिन्न परीक्षा बोर्ड से इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण अविवाहित छात्राएं प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन कर सकती हैं। शिक्षा विभाग ने यह आवेदन उन लड़कियों से मांगे हैं जिन्होंने 2022, 2023 और 2024 में इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की है लेकिन आवेदन नहीं किए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक के अनुसार पात्र 20 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो माना जाएगा कि वे इसके इच्छुक नहीं हैं। लीग का आगाज 14 मार्च से, फाइनल 25 मई को। खबर है आईपीएल से। अगले साल इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 14 मार्च से 25 मई के बीच होगा। इसके साथ ही बीसीसीआई ने शुक्रवार को आईपीएल टीमों को यह भी बता दिया कि 2026 और 2027 सत्र के लिए भी यही विंडो रखी गई है। यह विंडो 2026 तथा 2027 में होने वाली सत्र के लिए भी होगी। तीनों साल लीग के फाइनल मुकाबले रविवार को खेले जाएंगे। आगे खबर है, दिल्ली में ट्रकों का प्रवेश तुरंत रोकें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है प्रदूषण रोकने में लापरवाही पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। दिल्ली में प्रवेश के लिए तय 113 मार्गों पर निगरानी चौकी बनाने का भी निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने 13 वकीलों को निरीक्षण का जिम्मा सौंपा है। सुप्रीम कोर्ट ने 13 युवा वकीलों को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया है जो राजधानी में वाहनों के प्रवेश वाले सभी जगहों का निरीक्षण करेंगे और फोटो वीडियो के साथ अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेंगे। पीठ ने कहा है कि 13 वकीलों को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जाए।
प्रदूषण की गंभीर स्थिति और ग्रेड 4 की पाबंदियों को प्रभावी ढंग से लागू नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार और पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। शीर्ष कोर्ट ने कहा है कि हर हाल में यह सुनिश्चित करें कि जरूरी सेवाओं को छोड़कर राजधानी में अन्य भारी वाहनों यानी ट्रकों को प्रवेश नहीं मिले। कोर्ट ने दिल्ली में प्रवेश के लिए 113 मार्गों पर पुलिस को तैनात करने और निगरानी चौकी बनाने का भी निर्देश दिया है। ग्लेशियर तेजी से पिघले तो बेकाबू होंगी समुद्री धाराएं, दुनिया भर में बढ़ जाएंगी चरम मौसम की घटनाएं। समुद्र के खारे पानी में ग्लेशियर के ताजे पानी की धाराएं तेजी से मिल रही हैं। 40% का इजाफा हुआ है बर्फ पिघलने की घटनाओं में। 300 गीगाटन बर्फ पिघल जाता है औसतन हर साल। खारापन घट रहा है समुद्र का। अटलांटिक महासागर में ताजे जल की मात्रा में वृद्धि हो रही है। इससे महासागर में खारेपन पर असर पड़ रहा है। यह खारापन समुद्र के तापमान को नियंत्रित भी करता है। क्या असर होने वाला है इससे? एशिया में चक्रवाती तूफानों की संख्या बढ़ेगी। ऐसे ही गर्मी का दौर शुरू हो जाएगा। यूरोप अत्यधिक बारिश की वजह से भयानक बाढ़ की चपेट में आ जाएगा। मध्य पूर्व के देश भीषण लू और व्यापक सूखे का भी अनुभव करेंगे। प्रशांत क्षेत्र के द्वीप राष्ट्र समुद्र में डूब सकते हैं। कई अफ्रीकी देशों को सूखे और भोजन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। पश्चिमी अमेरिका में भी सूखे की संभावना की स्थिति हो सकती है। आगे खबर है ARO परीक्षा से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए जल्द तय हो सकता है ARO परीक्षा का प्रारूप। खबर है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी ARO सहायक समीक्षा अधिकारी ARO 2023 प्रारंभिक परीक्षा की तिथि पर अगले माह तक निर्णय ले सकता है। इसको लेकर आयोग ने कवायद शुरू कर दी है। परीक्षा का प्रारूप तय करने को लेकर गठित है समिति परीक्षार्थियों और केंद्र निर्धारण के मानकों पर खरे उतरने वाले केंद्रों की संख्या के आधार पर अपनी रिपोर्ट आयोग की सौंपेगी। इसके बाद आयोग परीक्षा पर निर्णय लेगा। स्कूलों में तैयार होंगे अच्छे खिलाड़ी, विदेशी कोच से लेंगे मदद। माध्यमिक व प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाई के साथ साथ अच्छे खिलाड़ी भी तैयार किए जाएंगे। स्कूल फॉर स्पोर्ट्स कार्यक्रम के माध्यम से खेलों को लगातार बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। अब विदेशी कोच की मदद से विद्यालयों में खेल शिक्षकों और ऐसे शिक्षकों की जो किसी न किसी खेल में प्रशिक्षित हैं तराशा जाएगा। जिलों में खेल के मास्टर ट्रेनर शिक्षकों को तैयार कर विद्यालयों में खेल को बढ़ावा दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से डेनमार्क और स्वीडन की एजेंसियों से मदद लेकर यूपी के स्कूलों में खेल को बढ़ावा देने की पहल की जाएगी। डेनमार्क और स्वीडन की विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से कोच को आमंत्रित कर विद्यालयों के लिए दक्ष प्रशिक्षक तैयार किए जाएंगे। फुटबॉल, तैराकी, एथलेटिक्स इत्यादि के अच्छे प्रशिक्षक तैयार होंगे। सभी 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो उत्तर प्रदेश में है, एक स्कूल एक खेल को लागू किया जाएगा। अभी पहले चरण में प्रत्येक जिले के 2-2 विद्यालयों में हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, खो-खो, कुश्ती व दौड़ इत्यादि में से कोई एक खेल चुनना होगा। सरकारी स्कूलों को खेल सामग्री भी उपलब्ध कराई जा रही है। विद्यालयों में खेल के मैदानों को दुरुस्त कराया जा रहा है। अगर विद्यालय में खेल का मैदान नहीं है तो ग्राम पंचायत स्तर पर इसकी व्यवस्था की जा रही है। 10,000 युवा करेंगे संविधान प्रस्तावना का पाठ। संविधान के 75 वर्ष होने के मौके पर राजधानी में होगी हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान पदयात्रा। 26 नवंबर को संविधान दिवस पर राष्ट्रपति संसद के संयुक्त सत्र को करेंगी संबोधित। संविधान आजकल चुनावी राजनीति का भी हिस्सा बन गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से एक दूसरे पर संविधान को चोट पहुंचाने के आरोप लगाए गए हैं। 26 नवंबर को संविधान दिवस एक और ऐसा अवसर होगा जब आरोप प्रत्यारोप बढ़ सकते हैं। केंद्र सरकार संविधान के 75वें वर्ष को धूमधाम से मनाने की तैयारी में जुटी है। इसके तहत खेल व युवा मंत्रालय देश भर में युवाओं की पदयात्रा निकालेगी। 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर संसद के संयुक्त सत्र का भी आयोजन किया जाएगा, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी संबोधन हो सकता है। इससे पहले 25 नवंबर को दिल्ली में 10,000 युवा संविधान की प्रस्तावना का पाठ करेंगे। बुमराह ने जगाई उम्मीदें। भारत की खराब बैटिंग के बाद भारतीय टीम के कप्तान बुमराह ने कराई वापसी। 150 रन पर भारतीय टीम हुई ऑल आउट। 83 रन से ऑस्ट्रेलिया से आगे है भारत। 4 विकेट बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लिए हैं। साथ ही KL राहुल के 3000 रन पूरे। 2 विकेट मोहम्मद सिराज ने लिए हैं। भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह के अनुसार हमारी तैयारी अच्छी थी, इसलिए टॉस जीतकर हमने बैटिंग का फैसला लिया, जो गलत साबित हुआ। सिराज ने टीम में बेहतर प्रदर्शन किया है। ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन का कहना है जसप्रीत बुमराह ने अमेजिंग बॉलिंग की, हमारे बैटर ज्यादा देर तक मैदान में नहीं टिक सके। मैक्सवेल ने डेब्यू किया है। इसी के साथ आज का न्यूज सेशन यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नई खबरों में नए सेशन के साथ। मैं विपिन शर्मा लेता हूं आपसे विदा। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेंगे। इसी तरह की खबरें आपको रोजाना मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।